Illustration number 10. Ram and Rahim are the partners of a partnership firm. Profit and loss sharing ratio between them is 4:3. The following are the balances in the books of the firm as on 31st March 2017. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, ठीक है, डेबिट बैलेंस है तो आपको पता है कि ये क्या है, लॉस है, ठीक है। उसके बाद है रिजर्व फंड, तो रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस है तो मतलब लॉस है वो भी ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होगा। टिक करते जाएंगे, पहले हमें देखना है क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा क्या नहीं होगा। जो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो आप टिक कर लेंगे। रिजर्व फंड भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, टिक कर लेंगे। वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, मैंने बोला है कि वर्कर का प्रॉफिट वर्कर का ही होता है, पार्टनर को नहीं मिलता वो प्रॉफिट, ठीक है, तो आप उस पर क्रॉस लगा देंगे। ये रिकॉर्ड नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है इसका, ठीक है। उसके बाद है वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड, ठीक है, वर्कर का एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड, अगर उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है तो ये 26,000 हमारे ही है, तो ये आप टिक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको बोला है ऑन द अबोव डेट राम एंड रहीम डिसाइडेड ऑन अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 1:1। आपको पता है कि ये जो सारा रिवॉल्यूशन के टाइम पे आप एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की, उसमें आपको ओल्ड रेशियो ही चाहिए, न्यू रेशियो का कोई काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद लिखा है क्लेम ऑफ ₹5,000 इज आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट द वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड। Past journal entries showing distribution of accumulated profit or losses in the books of the firm, ठीक है। सो आपको यहाँ पे क्या बोला है कि क्लेम जो है 5,000 का वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड का वो पे करना बाकी है, ठीक है, और बाकी आपको जर्नल एंट्री करनी है जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है उसको दिखाने के लिए। क्लियर? चलो तो शुरू करेंगे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 10। यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राम एंड रहीम्स फर्म, ठीक है। तो जर्नल को लिखेंगे आप, उससे पहले आपको देखना है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट बैलेंस है, मतलब यहाँ पे लॉस है, ठीक है। लॉस जो है वो एक ही है यहाँ पे, ठीक है। रिजर्व फंड, फिर उसके बाद है वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वो तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, मैंने बोला आपको वर्कर का प्रॉफिट वर्कर का होता है, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। उसके बाद है वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड, ठीक है, मतलब जो रिजर्व या प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड रिजर्व वो दो अकाउंट है, ठीक है। लॉस एक ही है और रिजर्व एंड प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे दो अकाउंट है। सो आप ये जो दो अकाउंट है उसकी कंबाइन एंट्री कर सकते हैं या आप अलग अलग एंट्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको 3 मार्क्स के लिए सम आ रहा है तो आप कंबाइन एंट्री करेंगे या 3 एंट्री अलग अलग करेंगे तो भी चलेगा, इसमें कोई भी रूल नहीं है कि आपको कंबाइन एंट्री ही करनी है या अलग अलग एंट्री करनी है, इसके लिए कोई रूल नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पे मैं आपको दोनों में से एक ही सिखाने वाली हूँ, और वो मैं कौन सी सिखाने वाली हूँ, तो मैं आपको कंबाइन एंट्री नहीं सिखाने वाली हूँ, ठीक है। ये दोनों कंबाइन एंट्री होगी, उसको मैं आपको नहीं सिखाने वाली हूँ, मैं आपको दोनों की अलग अलग एंट्रीज ही सिखाऊंगी, ठीक है। उसका रीजन ये है कि जब आप 5th एंड 6th लेसन पे जाएंगे हम लोग, तब जो भी इंडिविजुअल रिजर्व होंगे उसको हम इंडिविजुअली पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तब कंबाइन एंट्री काम नहीं आने वाली है। सो इसके लिए मैं आपको अभी से अलग अलग एंट्री करना ही सिखाऊंगी, ठीक है। कंबाइन एंट्री भी इजी है, सिर्फ आप अमाउंट को कंबाइन कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलो तो अभी हमें इंडिविजुअल एंट्री करनी है। आप टेक्स्ट बुक में से कंबाइन एंट्री देख सकते हैं, वो भी इजी है, पर मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अलग एंट्री करें, सो आप 5th लेसन में भी इसकी जर्नल लिख पाए, ठीक है, अच्छे से। चलिए तो शुरू करेंगे। यहाँ पे डेट नहीं है, सो हम सिंपली यहाँ पे नंबर 1 लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। अगर वो डेबिट बैलेंस है तो उसको हमें क्रेडिट कर देना है, ये लॉस है, ठीक है। मैंने बोला है रिवॉल्यूशन के टाइम पे अकाउंट्स क्लोज होते हैं, सो डेबिट है तो ऑपोजिट करेंगे तो लॉस क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट कौन होगा, तो पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट जो है वो क्या होंगे, डेबिट होंगे। क्लियर? चलो सो यहाँ पे हम लिख लेंगे, सबसे पहला पार्टनर कौन है, राम है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। यहाँ पे करंट अकाउंट का कोई भी डेटा नहीं दिया है तो हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ही लिख रहे हैं, ठीक है। आप कैपिटल / करंट अकाउंट ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई रूल नहीं है इसके लिए।
चलिए, सो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद लिखेंगे रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, राम एंड रहीम यहाँ पे दो पार्टनर है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लॉस है, सो ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, डेबिट बैलेंस थी, ऑपोजिट बैलेंस हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी इसकी बैलेंस। क्लियर? चलिए, सो आपको अमाउंट दी गई है यहाँ पे 14,000, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 14,000। ठीक है, अभी आपको ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये आपको पता है। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे ओल्ड रेशियो जो है पार्टनर का वो क्या है 4:3। टोटल क्या हो जाएगा 7। ठीक है, चलिए, सो यहाँ पे हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 14,000। आपको कैलसी में भी बहुत अच्छे से आता है, मैंने आपको सिखाया है। 14,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 7 एंड यहाँ पे 14,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 7। ठीक है, चलो, सो ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इस आंसर क्या आ जाएगा हमारा 8,000 एंड यहाँ पे 6,000। ठीक है, इसका टोटल करके आप चेक कर लेंगे, 14,000 ही होना चाहिए। क्लियर? चलिए, तो अभी हम यहाँ पे बीइंग लिख लेंगे। सो बीइंग द प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस is distributed between old partner, या आप लिख सकते हैं करंट पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, इन देयर ओल्ड P&L रेशियो। ठीक है, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम? ओल्ड P&L रेशियो में। क्लियर? चलिए, सो ये हमारा जो फर्स्ट था P&L अकाउंट का, ये कंप्लीट हो गया है। अभी हम सेकंड एंट्री करेंगे। सो सिंपली यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, आपको पेंसिल से ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, चलिए, अभी उसके बाद आपको दिया है सेकेंड वन पे रिजर्व फंड। ठीक है, रिजर्व जो है, सारी रिजर्व की कौन सी बैलेंस होती है? क्रेडिट बैलेंस होती है, ये आपको आता है। सो वो क्लोज होगी तो ऑपोजिट बैलेंस हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। ठीक है, रिजर्व की क्रेडिट बैलेंस होती है, हम ऑपोजिट कर लेंगे, सो डेबिट कर लेंगे। सो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू अभी ये जो रिजर्व का पैसा है वो कौन लेंगे? पार्टनर लेंगे। कौन कौन है पार्टनर? राम एंड रहीम। ठीक है, सो टू राम्स कैपिटल अकाउंट, आप चाहे तो कैपिटल / करंट अकाउंट भी लिख सकते हैं, टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो रिजर्व की अमाउंट है वो कितनी दी हुई है आपको? 42,000। ठीक है, 42,000। अभी हम उसे ओल्ड रेशियो में शेयर करेंगे, मतलब 4:3 में। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 42,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 7 एंड इसका 42,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, सो इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अभी। सो 42,000 डिवाइड बाई 7 इंटू 4 इज इक्वल्स टू, सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। राम को मिलेंगे 24,000 एंड रहीम को मिलेंगे 3 इज इक्वल्स टू करेंगे, सो 18,000। ये अमाउंट रहीम को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, सिंपली अभी हम यहाँ पे बीइंग लिख लेंगे। बीइंग द बैलेंस ऑफ reserve fund is distributed between old partner in their old P&L रेशियो। ठीक है, आपको लर्न रखना है, न्यू P&L रेशियो कहीं पे भी काम नहीं आता है रिवैल्यूएशन के टाइम पे। क्लियर? चलो, ये ओल्ड पार्टनर को ही मिलेगा, सो ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर? चलो, सो रिजर्व फंड को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। अभी आप थर्ड देखेंगे, थर्ड क्या है यहाँ पे? वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड, तो वो तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वर्कर का प्रॉफिट वर्कर को ही जाएगा। ठीक है,
चलो, तो उसके बाद है वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड। ये रिजर्व हमारे पास है, पर उस पर एडजस्टमेंट है, 5000 पे करना बाकी है क्लेम का, ठीक है। सो पहले ये सोचेंगे कि वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड हमारे लिए रिजर्व है, मतलब क्रेडिट बैलेंस होती है, उसको ऑपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, 2 पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होगा, राम एंड रहीम। सो यहाँ पे लिख रहे हैं टू राम्स कैपिटल अकाउंट एंड टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? चलिए, सो वर्कर का एक्सीडेंट फंड जो है वो उसकी अमाउंट है 26,000। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 26,000, ठीक है। उसमें से क्लेम पे करना कितना बाकी है, 5000 का बाकी है। सो माइनस कर देंगे सिंपली, पहले 5000 वर्कर को पे करना ही है, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो ही पार्टनर का होता है, ठीक है। ये सारा का सारा पैसा पार्टनर नहीं ले सकते। सो 26,000 माइनस 5000 क्या आएगा, 21,000। मतलब अभी पार्टनर कितना पैसा ले सकते हैं, सिर्फ 21,000 ही ले सकते हैं, ठीक है। सो 21,000 ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 4:3 में, मतलब 4/7 एंड 21,000 इंटू 3/7, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 21,000 डिवाइड बाई 7 इंटू 4 इज इक्वल्स टू, मतलब इसको मिलेंगे 12,000 और 3 इज इक्वल्स टू इसको मिल जाएंगे 9,000, ठीक है। सो बीइंग यहाँ पे लिख लेंगे, बीइंग द वर्कर्स accident compensation fund is distributed between old partners in their ओल्ड P&L रेशियो, ठीक है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे हम। क्लियर? चलो, सो ये हमारा सम जो है वो कंप्लीट हो गया है। सिंपली यहाँ पे हम टोटल कर लेंगे जर्नल का। सो ये 3 मार्क्स का सम आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मोस्टली आप कंबाइन एंट्री करना चाहते हैं तो वो भी, उससे भी आपके मार्क्स कट नहीं होंगे, पर आई सजेस्ट कि आप यही एंट्री फॉलो करें, क्योंकि 5th लेसन में फिर आपके लिए 5th एंड 6th लेसन में आपको इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको इंडिविजुअल एडजस्टमेंट आएंगे हर एक फंड के लिए, तो आप फिर इंडिविजुअल इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो ये दोनों साइड आप चेक कर सकते हैं, 77,000 आ गया है टोटल, ठीक है। अगर आपको कंबाइन एंट्री करनी है तो सिंपली फर्स्ट एंट्री एक ही लॉस है तो ये सेम होगी, और ये जो रिजर्व एंड वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड है ये कंबाइन हो जाएगा। क्या होगा, तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, यही अमाउंट 42,000। फिर ये जो वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड है वो भी डेबिट हो जाएगा। देखो यहाँ भी डेबिट हुआ है, आप साथ में डेबिट कर सकते हैं। सो ये 42,000, ये 21,000। सो 42,000 एंड 21,000 आप साथ में डेबिट कर लीजिए, ठीक है। इसका जो टोटल आएगा ना, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर को, टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट, 4:3 में। ये हो गई कंबाइन एंट्री, ठीक है। सो आपको जो इजी हो वो आप लर्न कर सकते हैं। आई सजेस्ट कि आप ये 3 एंट्री कर लेंगे, सो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो, आई होप कि आपको ये सम समझ में आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट सम पे जाएंगे। एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन नंबर 7, राइट जर्नल फॉर द फॉलोइंग एसेट एंड लायबिलिटीज रिवैल्यूएशन, ठीक है। हमें जर्नल एंट्री राइट करनी है, एसेट एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन हो रहा है, ठीक है। चलो, सो यहाँ पे हमें पर्टिकुलर मतलब एसेट एंड लायबिलिटीज में दिया हुआ है मशीनरी, लैंड, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड इनकम रिसीवेबल, ठीक है। सो जर्नल एंट्रीज के लिए टेबल बना लेंगे एंड शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सो यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया है जर्नल एंट्री के लिए। सबसे पहले हमें दिया है मशीनरी, ठीक है। सो अभी उसके बाद आपको दिया है बुक वैल्यू एंड रिवैल्यूएशन वैल्यू, ठीक है। मतलब मशीनरी जो है उसकी बुक वैल्यू जो थी वो 1 लाख थी, और रिवैल्यूएशन की वैल्यू, रिवैल्यूएशन किया आपने और उसकी वैल्यू हो गई 80,000, ठीक है।
मैंने आपको बहुत ही इजी रूल यहाँ पे सिखाया था, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। अगर एसेट है उसकी बैलेंस क्या होती है, डेबिट होती है, और लायबिलिटीज होती है उसकी बैलेंस क्या होती है, क्रेडिट होती है। ठीक है, अगर एसेट इंक्रीज होती है तो बैलेंस सेम रखना है, मतलब डेबिट ही होगी। अगर डिक्रीज होगी तो ऑपोजिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, सेम लायबिलिटी में इंक्रीज होता है तो क्रेडिट ही रखेंगे, अगर डिक्रीज होता है तो ऑपोजिट करके डेबिट कर देंगे। ठीक है, ये रूल आपको पता है अच्छे से, यही हम अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, मशीनरी आप सबको पता है, मशीनरी एसेट है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नंबर 1, मशीनरी एसेट है, उसकी बुक वैल्यू थी 1 लाख। ठीक है, 1 लाख थी, अभी रिवैल्यूएशन के टाइम पे अगर आप सेल करने जाएंगे तो 80,000 ही मिलेंगे, मतलब अभी उसकी वैल्यू सिर्फ 80,000 ही है, 1 लाख नहीं है, तो डिक्रीज हो गई ना वैल्यू, 1 लाख से 80,000 हो गई एसेट की वैल्यू, मतलब डिक्रीज हो गई। अगर एसेट डिक्रीज होती है तो डेबिट की जगह पे क्रेडिट कर देंगे, तो डेबिट कौन होगा, रिवैल्यूएशन। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट कौन सी है, मशीनरी। यहाँ पे लिख लेंगे टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, कितना यहाँ पे आपको डिक्रीज हुआ, 20,000 का। ठीक है, जो डिक्रीज हुआ है वही लिखेंगे 20,000। क्लियर, 1 लाख माइनस 80,000। ठीक है, अगर आपको रिवैल्यूएशन के रूल से समझना है तो आप कैसे समझ सकते हैं, 1 लाख वैल्यू थी एसेट की, 80,000 हो गई, डिक्रीज हो गई तो लॉस हो गया। लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन क्या होता है, डेबिट होता है। क्लियर, चलो ये आपकी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई है। मैं दोनों रूल से आपको सिखाते जा रही हूँ, आपको जो भी इजी लगे आप सीख सकते हैं, वो उससे कर सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे बीइंग लिख लेंगे, बीइंग the machinery value decreased due to revaluation is recorded। ठीक है, रिवैल्यूएशन की वजह से जो मशीनरी की वैल्यू में डिक्रीज हुआ है वो हमने रिकॉर्ड कर लिया है। क्लियर, चलिए ये हमारी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई है। सेकंड एंट्री में आपको दिया है लैंड। ठीक है, तो लैंड हमारे लिए एसेट है, उसकी जो बुक वैल्यू आपको दी है वो 3 लाख है। ठीक है, उसकी जो वैल्यू है रिवैल्यूएशन की वजह से वो कितनी हो गई है, 5 लाख, मतलब इंक्रीज हुआ है। एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो साइड सेम रहेगी, डेबिट ही रहेगी। ठीक है, अगर आपको रिवैल्यूएशन के रूल समझने हैं तो क्या करना है कि उसकी वैल्यू 3 लाख थी, अभी 5 लाख हो गई है, तो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। ठीक है, तो डेबिट कौन होगा, एसेट। तो यहाँ पे कौन सी एसेट है, लैंड। ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। क्लियर, एसेट की वैल्यू ज्यादा हुई है, इंक्रीज हुआ है, इसके लिए एसेट डेबिट है। ठीक है, दोनों रूल अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपकी वैल्यू जो है उसमें कितना इंक्रीज हुआ है, 5 लाख की अभी वैल्यू हो गई है, पहले कितनी थी, 3 लाख। जो ज्यादा है वो मैंने पहले लिखी है। आप डिफरेंट की अमाउंट यहाँ पे कितनी लिखेंगे, 2 लाख। ठीक है, डिफरेंस जो अमाउंट है वो, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2 लाख। क्लियर, चलो बीइंग लिख लेंगे, बीइंग द land value increase is recorded due to revaluation। क्लियर, चलो यहाँ पे सेकेंड एंट्री कंप्लीट हो गई है, ये बहुत ही इजी है। उसके बाद आपको थर्ड वन पे दिया है क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स आपके लिए लायबिलिटी है, ये आपको पता है, क्रेडिटर्स आपको दिए हुए हैं। क्रेडिटर की वैल्यू जो है वो 1 लाख थी, कम हो गए हैं 95,000, मतलब क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी है, अभी लायबिलिटी कम पे करनी है आपको। ठीक है, पहले ज्यादा पे करनी थी, अभी कम पे करनी है। ऑब्वियसली प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो डेबिट कौन होगा, क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट
डेबिट, ठीक है। अगर आपको ये रूल फॉलो करना है तो कैसे करेंगे? सो क्रेडिटर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, क्रेडिटर एसेट है कि लायबिलिटी? लायबिलिटी, ठीक है। लायबिलिटी डिक्रीज होगी, लायबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज, तो आपको लायबिलिटी को क्या करना है? डेबिट कर देना है, तो क्रेडिटर डेबिट हो गया ना, ठीक है। चलो, सो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट हुआ है, इसके लिए रिवैल्यूएशन जो है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। सो 1 लाख पे करने थे, अभी आपको सिर्फ क्या, कितने पे करनी है अमाउंट? 95,000। सो कितना प्रॉफिट हुआ आपको? 5,000, ठीक है। 5,000 प्रॉफिट हुआ, सो हमने लिख लिया है, ठीक है। चलो अभी बीइंग लिख लेंगे यहाँ पे, बीइंग creditor amount, being the creditor amount decrease due to revaluation is recorded. क्लियर? चलो, सो ये एंट्री हो गई है क्रेडिटर की। उसके बाद हमें क्या दिया है, सो देख लेंगे। उसके बाद हमें दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब हमें पे करने हैं एक्सपेंस, बुक वैल्यू कुछ भी नहीं थी, ठीक है। अगर हमें एक्सपेंस पे करना है तो हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है, ठीक है। अभी ये लायबिलिटी जो है वो पहले तो थे ही नहीं, अभी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। पहले तो कुछ भी नहीं था, अभी 3,000 पे करना है, मतलब इंक्रीज हुआ। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो बैलेंस सेम रहती है, क्रेडिट ही रहेगी, ठीक है। तो डेबिट कौन होगा? रिवैल्यूएशन, बहुत ही इजी है। और अगर आपको रिवैल्यूएशन का रूल अप्लाई करना है तो आप कैसे करेंगे? तो लायबिलिटी इंक्रीज हुई, ठीक है, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो आपकी लायबिलिटी है। सो लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हुई, पहले नहीं थी, अभी आपको पे करना है 3,000, तो आपके लिए क्या हुआ? प्रॉफिट या लॉस? तो ऑब्वियसली पैसे पे करना है तो लॉस है, तो लॉस होगा, तो रिवैल्यूएशन क्या होता है? डेबिट ही होता है। क्लियर? चलो, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। पहले तो कुछ भी पे करना नहीं था, अभी 3,000 पे करना है आपको, ठीक है। चलो, सो यहाँ पे हम बीइंग लिख लेंगे, बीइंग द अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड, ठीक है। बुक में हमने एंट्री नहीं की थी तो एंट्री कर ली है अभी। क्लियर? चलो, अभी लास्ट में हमें दिया है इनकम रिसीवेबल्स, ठीक है। इनकम रिसीवेबल एसेट है कि लायबिलिटी है आपके लिए? तो ऑब्वियसली इनकम रिसीवेबल, पैसे मिलने वाले हैं तो एसेट है। पहले नहीं मिलने वाले थे, अभी मिलने वाली है अमाउंट, तो इंक्रीज हुआ ना, तो एसेट डेबिट ही रहेगी, ठीक है। और रिवैल्यूएशन के रूल को अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? तो इनकम मिलने वाली है तो प्रॉफिट है, तो रिवैल्यूएशन क्या होगा? क्रेडिट, और एसेट डेबिट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे रिसीवेबल इनकम, या तो इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, रिसीवेबल इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? चलो, अभी बीइंग लिख लेंगे यहाँ पे, being the unrecorded income receivable is recorded. क्लियर? चलिए, अमाउंट कितनी है उसकी? 2,000, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2,000, 2,000। क्लियर? चलो, अभी इसका हम टोटल कर लेंगे, क्या आएगा इसका टोटल? 2,30,000, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2,30,000। सो ये बहुत ही इजी है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कौन से रूल इजी लग रहे हैं। सो मैं 5th लेसन आपको उसी से सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है।
वैसे तो दोनों ही रूल बहुत इजी है, आपको अगर एक रूल से नहीं समझ में आता है तो आप दूसरा रूल अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए मैंने आपको दोनों ही अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। चलो, सो आज के लिए बस इतना ही। होमवर्क आप खुद से कर लीजिए, आई होप कि वो आपको आ ही जाएगा। मैंने 3 मार्क्स के लिए जितने भी इम्पॉर्टेंट सम थे इस लेसन के वो सारे आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। थियोरी भी जो इम्पॉर्टेंट थी वो मैंने आपको सारी एक्सप्लेन यहाँ पे कर दी है, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।